हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हमारे चैनल अब पढ़ाई पे लाइफ प्रोसेस का 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने बात कर ली थी बेसिक्स की, उसके बाद में हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात की थी, फिर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और उसके बाद में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी। अब उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का नाम सुन के आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हम लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल की बात की थी, उसमें दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब आज हम रेस्पिरेशन को समझते हैं। रेस्पिरेशन, सबसे पहले हम रेस्पिरेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन के मीनिंग में का मतलब है कि जो हमने पोषण लिया, पोषण में हमने क्या लिया था, कार्बोहाइड्रेट लिया था। उस कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेक्स इकाई क्या थी, ग्लूकोज। रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट या तो पूर्ण, कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्राप्त करके क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज हम बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर, मतलब जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर करते हैं। दोबारा से मैं रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को बोल देता हूं कि ग्लूकोज का पूर्णतः या अपूर्ण, मतलब कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और उस ऊर्जा का उपयोग हम किसमें करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमारे पास मतलब श्वसन के प्रकार होते हैं दो, मेनली रेस्पिरेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम समझते हैं। वायवीय श्वसन में क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब वायवीय मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति। इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में होता है। और क्या मिलती है, रिएक्शंस की हम पूरी बात करेंगे। क्या मिलती है हमें, क्या मिलती है, एनर्जी। और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो वायवीय श्वसन की डेफिनेशन बोलना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को समझना बहुत आसान होगा। एरोबिक मतलब क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अब एनाएरोबिक के अंदर क्या होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इसे हिंदी में बोलते हैं अवायवीय श्वसन। इसके अंदर क्या होगा, या तो ऑक्सीजन की कमी होगी या ऑक्सीजन होगा ही नहीं, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लेक ऑफ ऑक्सीजन। लेक ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का, लेक ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करके क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी। अब इस डेफिनेशन को फिर से बोलना, फिर से याद करना। एनाएरोबिक के अंदर ग्लूकोज की अब्सेंस या ग्लूकोज की कमी के अंदर, ग्लूकोज नहीं, ऑक्सीजन की अब्सेंस या ऑक्सीजन की कमी के अंदर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि
हमारे पास कि कैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और कैसे हमने उसे पार्शियल ऑक्सीडेशन बोला, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोला, और कैसे हमने उसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला। हम उन दोनों की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पहले हम एक सेल को बताते हैं आपको। देखो हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल को समझना, ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये कोई इसके सेल ऑर्गेनल है जो काम आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा राइबोसोम, जितने भी सेल ऑर्गेनल सारे सेल ऑर्गेनल है। मैं ये नहीं समझा रहा हूं, ये एक सेल है, ये ऑर्गेनल हो गया, ये सेल के अंदर, और ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब ये क्या है कि एक, ये हमारे पास सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेंज होता है किसमें, पाइरूवेट के अंदर। किसमें, पाइरूवेट प्लस एनर्जी में। किसमें चेंज हुआ, पाइरूवेट प्लस एनर्जी। कहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो होता है, ये जो ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। साइटोप्लाज्म, ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। अब यहां तक चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर ये जो पाथवे होता है ग्लूकोज का पाइरूवेट और एनर्जी में बदलना, ये कॉमन पाथवे होता है। अब इसके बाद में डिफरेंशिएट होता है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास एक ही कंडीशन थी, पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास दो कंडीशन थी। कौन कौन सी, लेक ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम दोनों की बात अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या, ऑक्सीजन की कमी, कमी नहीं, अनुपस्थिति। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर क्या होता है, जो पाइरूवेट है वो हमारा चेंज होता है एल्कोहल के अंदर। किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। इसके साथ ही क्या बनता है, CO2 मॉलिक्यूल। और उसके साथ क्या बनता है, एनर्जी। पर ये जो एनर्जी यहां हम लिख रहे हैं, ये एनर्जी इस पाइरूवेट से जब ये बना उसमें नहीं बनती। ये एनर्जी वही एनर्जी है जो एनर्जी ग्लूकोज से पाइरूवेट बनते टाइम बनी थी। मतलब इस प्रोसेस के अंदर कोई अलग से एनर्जी और नहीं बनी है। हम जो एनर्जी यहां लिख रहे हैं वो एनर्जी पहले ही बन चुकी थी। कब बनी थी, जब ग्लूकोज से पाइरूवेट बना था, उसी टाइम ये एनर्जी बन चुकी थी। ये प्रक्रिया कहां होती है, ये प्रक्रिया होती है ईस्ट के अंदर। कहां पे, ईस्ट के अंदर। कब, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। किसमें, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। अब ये पहली होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन हमारे पास थी कौन सी, लेक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन कमी कब आती है, एग्जाम्पल से बताता हूं। जब आप नॉर्मली काम कर रहे हो, नॉर्मली हम वर्क करते हैं, तब क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है। उस टाइम मसल्स के अंदर क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पर जब आप एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो या कोई बाहरी काम कर रहे हो, उस टाइम क्या होता है, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां पे जो पाइरूवेट बना वो किसमें चेंज होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। इसमें लैक्टिक एसिड में, इसके साथ एनर्जी। पर ये भी वही बात है, ये जो एनर्जी बनी, ये एनर्जी को इस प्रोसेस में नहीं बनी, पाइरूवेट से लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन के टाइम नहीं बनी। ये एनर्जी वही एनर्जी है जो ग्लूकोज से पाइरूवेट बनते टाइम बनी थी। ये क्या हो गया, और ये कहां होती है, मसल्स के अंदर, लेक ऑफ ऑक्सीजन में। तीसरी कंडीशन हमारे पास है, कौन सी है, ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस। क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस।
तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट। ऑक्सीजन प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जब ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट होता है तो ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल, ये हमारा साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज चेंज किस में हुआ था, पाइरुवेट में चेंज हुआ, पाइरुवेट में चेंज हुआ। ये पाइरुवेट अब कहां चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और बाहर से ऑक्सीजन आती है और ये ऑक्सीजन भी कहां चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इस पाइरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। मतलब एक ही बात हुई, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना या आगे जाके पाइरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना एक ही बात है। तो क्या होगा कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एनर्जी बनेगी। मतलब और पाइरुवेट जो होगा वो किस में चेंज होगा, CO2 में, इसके साथ ही H2O में और एनर्जी में। अभी मैंने एक बात बोली कि ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन आएगी और एनर्जी बनेगी। मतलब ये जो एनर्जी हम लिख रहे हैं वो एनर्जी कौन सी है, जब पाइरुवेट से, जब पाइरुवेट का आगे ऑक्सीडेशन होगा, CO2 और H2 बनेगी, उस टाइम जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी की बात कर रहा हूं। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बनने वाली जो एनर्जी है वो अधिक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। खुद सोचो, सोच लिया। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था तो सिर्फ ग्लूकोज से पाइरुवेट बनते टाइम ही एनर्जी बन रही थी, पर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पाइरुवेट से जब CO2 और H2 बनती है तब भी कुछ एनर्जी का या बहुत एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनने वाली ऊर्जा से बहुत ज्यादा होता है। अब क्या है कि ये एनर्जी मान लो बनी, यहाँ पे बनी, क्या ये एनर्जी ऐसी कैसी उड़ जाती है, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी बनी उसी फॉर्म के अंदर क्या एनर्जी का यूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है कि क्या इस एनर्जी का यूज ऐसे कैसे कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। हम इस एनर्जी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कौन से मॉलिक्यूल के रूप में, एक मॉलिक्यूल होता है कौन सा, एटीपी। किसके रूप में, एटीपी। किसके रूप में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जहां पर भी हमें ऊर्जा की जरूरत होगी वहां पे हम ऊर्जा किस रूप में ले जाएंगे, एटीपी के रूप में। चाहे वो हमारे मसल के कॉन्ट्रेक्शन हो, चाहे किसी नर्व के अंदर किसी सिग्नल का संचरण हो, ट्रांसमिशन हो, या अन्य कोई भी प्रक्रम जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किसी मॉलिक्यूल का एक मेम्ब्रेन से पार करना हो गया, किसी भी प्रक्रम के अंदर, किसी भी प्रोसेस के अंदर जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी हम इस एटीपी मॉलिक्यूल को वहां ले जाएंगे और इस एटीपी मॉलिक्यूल का क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। इस एटीपी मॉलिक्यूल का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस एटीपी से हम एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को निकाल लेते हैं और जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तब हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके इक्वल होती है, 13.5 किलो जूल पर मोल। मतलब 30.5 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है। और इसका उपयोग हम किस में कर लेते हैं, एंडोजीनस, अंतर्जात जो रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर कर लेते हैं। अब हमारे पास एक बात आती है कि ये जो एनर्जी बनी, ये जो एनर्जी हमारे पास बन रही है ये कितने एटीपी के तुल्य होती है। मतलब ये जो एनर्जी है ये कितने एटीपी मॉलिक्यूल के इक्वल होंगे। तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी बनती है वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल के इक्वल होती है। और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास एनर्जी बनती है वो होती है 38 एटीपी के तुल्य होती है। इससे भी आप समझ सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एटीपी बनती है या ऊर्जा बनती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन बनने वाली ऊर्जा से बहुत ज्यादा होती है। ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया।
आज के लेक्चर में मेनली कंसेप्ट मैं यही समझाना चाह रहा था। ये कंसेप्ट आप सीख गए तो ये मान लो कि आपका ये रेस्पिरेशन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 30% आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन का हमारे इतने ही था। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। एनिमल भी है कि अब एनिमल्स जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का यूज करते हैं, प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि चाहे ऑर्गेनिज्म जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान हमेशा किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। अब बात कर लेते हैं प्लांट की। एनिमल में बात करेंगे, पहले प्लांट की बात करें। प्लांट के अंदर कैसे गैसों का आदान प्रदान होता है वो हमने पहले आपको जब हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात की थी उसके अंदर हमने आपको समझा दिया था कि कैसे गैसों का स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा होता है, कैसे होता है, कैसे रंध्र स्टोमेटा ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, वो सारी प्रोसेस हमने आपको समझा दी थी। आज हम बात कर रहे हैं उसी में कुछ पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं जो आपके यहां दिए हुए हैं। उसमें क्या था कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? या फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। और फोटोसिंथेसिस के अंदर 6 CO2 यूज होते हैं, 12 H2O यूज होते हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं? हमारा ग्लूकोज C6H12O6। उसी के साथ 6 O2 रिलीज होती है और बनते हैं हमारे पास 6 H2O। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उस दौरान मतलब वाइब्रेट सक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6 वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें बदलता है? 6 CO2 प्लस 6 H2O। तो यहाँ पे आएंगे 6 दूनी 12, 6 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 आ गए तो यहाँ पर 6 दूनी 12 18 ऑक्सीजन। ये हो गई एक बैलेंस हमारी रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि दिन के अंदर प्लांट के अंदर कौन सी गैस मेनली उसका मतलब आदान प्रदान होता है? मेनली कौन सी? दिन के अंदर क्या है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट चाहिए और दिन में लाइट होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। रेस्पिरेशन जो होता है वो दिन में भी होता है रात में भी होता है, तो रेस्पिरेशन भी होगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारे पास क्या रिलीज हुई? 6 CO2 रिलीज हुई। समझ में? आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, हमारे पास 6 CO2 रिलीज हुई। ये जो 6 CO2 रिलीज हुई, ये CO2 कहाँ यूज हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। किसमें यूज हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और क्या बनाएगी? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन बनी इसमें इसका कुछ पार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आ जाएगा और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर। रिलीज हो गया तो अब आप इन दोनों मैंने जो आपको समझाया उसमें मेनली कौन सा प्रक्रम हो रहा है? बताओ कौन सी प्रोसेस हो रही है? ग्लूकोज 2T, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, 6 CO2 बनी और CO2 बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो गई और O2 रिलीज हुई। मतलब दिन के अंदर जो मेन काम होता है वो कौन सा होता है? रिलीज ऑफ O2। कौन सा काम होता है? रिलीज ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन बाहर जाती है। अब हम क्या कर लेते हैं? नाइट की बात कर लेते हैं। नाइट के अंदर लाइट है, रात के अंदर लाइट प्रेजेंट होती है? नहीं होती मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हम फोटोसिंथेसिस की बात रात में नहीं करेंगे, पर एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो तो रात में भी चलता रहेगा। मतलब C6H12O6 ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, 6 CO2 और H2O बनेगी। अब इस टाइम पे जो 6 CO2 बन रही है, क्या इस 6 CO2 का यूज होगा प्लांट के अंदर? होगा या नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, तो ये 6 CO2 का यूज नहीं होगा। तो ये 6 CO2 कहां जाएगी? एनवायरनमेंट के अंदर। तो रात को मेनली कौन सी गैस का क्या होता है? गैस का आदान प्रदान होता है, तो मेनली क्या काम होता है? CO2 का निष्कासन।
मतलब रिलीज ऑफ CO2। CO2 जो है वो बाहर चली जाएगी। समझ में आई पूरी बात? दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया कि दिन के अंदर क्यों रिलीज हो रही है O2 और रात के अंदर क्यों रिलीज हो रही है CO2। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? इसके साथ एक बात और बता देता हूं कि हमने घर पे सुना होगा, आपने भी सुनते कि रात के अंदर पादपों के नीचे, प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रात के अंदर प्लांट जो होते हैं वो कौन सी गैस का यूज करते हैं रेस्पिरेशन में? O2 का। वो तो चाहिए प्लांट क्या, जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है वो हमेशा किसका यूज करता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? ऑक्सीजन का यूज करता है। एनएरोबिक तो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करते, उनकी बात नहीं, एरोबिक की बात है। O2 का यूज करते हैं। अब प्लांट भी O2 का यूज कर रहे हैं और एनिमल भी O2 का यूज कर रहे हैं, तो कमी होगी O2 की, होगी ना। पर दिन में क्या होता है, दिन में O2 का यूज हम भी कर रहे हैं, प्लांट भी कर रहे हैं, पर प्लांट के अंदर O2 बन रही थी और ये रिलीज भी हो रही थी। इसके यूज के बाद में रिलीज भी हो रही थी एनवायरनमेंट के अंदर। समझ गए बात? इसलिए बोलते हैं कि रात के अंदर प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये इसमें हो गया पूरा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन दोनों का जो जॉइंट पॉइंट था, कॉमन पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं या एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से। पर जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं, वो अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो तो गुलित फॉर्म में, जो विलय फॉर्म में होती है, किसमें? वाटर के अंदर, उससे लेते हैं। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म, ये एक कोई प्लांट मान लो या कोई भी एनिमल मान लो, ये कोई भी एनिमल है, ये एनिमल या प्लांट बहुत टेरेस्ट्रियल है, तो ये ऑक्सीजन कहां से लेगा? एनवायरनमेंट से लेगा। पर ये एक वाटर है, वाटर का कोई समुद्र मान लो, कुछ मान लो, उसके अंदर ये एक एनिमल है, ये एनिमल अपनी ऑक्सीजन कहां से लेगा? वाटर से, जो वाटर में घुलित फॉर्म में है। तो जो बाहर ऑक्सीजन है, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है किसके कंपेयर में? जो ऑक्सीजन घुलित फॉर्म में है, किसमें? वाटर में। तो ये जो ब्रीथिंग करते हैं, ये जो श्वसन करते हैं, ये क्या होता है कि जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आपको एनवायरनमेंट से डायरेक्ट मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो ऑक्सीजन मिलती है वो किसमें? घुलित फॉर्म में मिलती है। अब ये जो एनिमल होते हैं ये क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को वाटर के साथ ही ले लेते हैं और उसको कहाँ ले जाते हैं? अपने गिल्स के अंदर। कहाँ ले जाते हैं? अपने गिल्स के अंदर। गिल्स मतलब क्लोम के अंदर ले जाते हैं। और क्लोम में क्या करते हैं ये कि जो घुलित ऑक्सीजन थी वाटर के अंदर, जो घुलित ऑक्सीजन थी उसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और बचे हुए वाटर को बाहर निष्कासित कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमने इसमें रेस्पिरेशन की पूरी बात कर ली। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कहते हैं, कैसे होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, इसके बाद जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा ह्यूमन इन रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन इन रेस्पिरेशन के बाद हम इससे अगले टॉपिक में करते हैं, क्योंकि ये अगर इसी के अंदर ये बात करेंगे तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ह्यूमन इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ये बात करते हैं हम अगले टॉपिक के अंदर। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, रेस्पिरेशन के बेसिक्स की, कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके साथ ही हमने जो कॉमन पॉइंट होता है जो फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन को जोड़ता है उसकी भी हमने इसमें बात कर ली। इसके बाद हमारी टॉपिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बचता है। समझ में आ गया आज वाला टॉपिक? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।